नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पेपर देख रहे हैं। तो आप मिलान कर सकते हैं कि आपने कितने नंबर के सही किए हैं। पहला प्रश्न है अपना, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। तो इसका सही उत्तर होगा 4 कालों में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया है। प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा है, परसु का अर्थ होता है। तो परसु का अर्थ फरसा होता है। तीसरा प्रश्न है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, यह परिभाषा है। तो यह परिभाषा भरत मुनि की है। अगला प्रश्न है अपना, अंतिम बार हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा लगा देखा था। तो इसका उत्तर आएगा सरकंडे का। पांचवा प्रश्न है, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा पूर्व पद। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। छठा प्रश्न है, माता का अंचल पाठ के आधार पर मकई के खेत में झुंड चर रहा था। तो मकई के खेत में झुंड चर रहा था चिड़ियों का। प्रश्न क्रमांक 2 है अपना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भाषा में की थी। तो रिक्त स्थान में आ जाएगा अवधि। दूसरा प्रश्न है, आश्रय की भाई शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा अनुभाव। तीसरा प्रश्न है, विस्तृत कलेबर वाले काव्य को कहते हैं। तो तीसरे रिक्त स्थान में आ जाएगा महाकाव्य। अगला है चौथा, दिल्ली चलो का नारा ने दिया था। तो चौथे रिक्त स्थान में आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला है पांचवा, वाक्य से क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। तो रिक्त स्थान में आ जाएगा विधानवाचक वाक्य। अगला है छठा, भोलानाथ और उसके साथी अमूल्य को घिसकर बनाते थे। तो भोलानाथ और उसके साथी अमूल्य को घिसकर शहनाई बनाते थे। प्रश्न क्रमांक 3 है अपना, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। सूरदास के पद में तेल की गागरी श्री कृष्ण को कहा गया है। असत्य है, तेल की गागरी उद्धव को कहा गया है। दूसरा है अपना, संचारी भावों की संख्या 33 होती है। तो इसका सही उत्तर होगा असत्य। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। तीसरा है, बाल गोविंद भगत मजले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। सत्य। चौथा है अपना, लेखक ने मैया के आंचल को प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया कहा है। तो यह सत्य है। वाच्य के 4 प्रकार हैं। पांचवा है, तो यह असत्य है। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। छठा है अपना, लेखक शिव पूजन सहाय के पिता आटे की गोलियां मछलियों को खिलाते थे। सत्य। सही का जोड़ी मिलान कर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 4, स्तंभ आ स्तंभ बा। तो स्तंभ आ की सही जोड़ी का मिलान करना है अपने को बा से। तो पहला है इसमें भृगुकुल के ध्वज। तो इसकी सही जोड़ी होगी परशुराम। दोहा, तो दोहा की सही जोड़ी होगी अर्ध सममात्रिक छंद। कहानी के तत्व, इसकी सही जोड़ी होगी 6। निस्तब्धता, इसकी सही जोड़ी होगी सन्नाटा। गले का हार, इसकी सही जोड़ी होगी
बहुत प्रिय। महतारी, इसकी सही जोड़ी होगी माता। प्रश्न क्रमांक 5 है अपना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस घटना के कारण हुआ था? पहला प्रश्न है तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद सीता स्वयंवर में शिव धनुष टूटने की घटना के कारण हुआ था। दूसरा है उद्दीपन किसे कहते हैं? तो स्थायी भावों को तेज करने वाले कारण कारक ही उद्दीपन कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ किस माह से शुरू होकर किस माह तक चलती थी? तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कार्तिक माह से शुरू होकर फाल्गुन माह तक चलती थी। चौथा प्रश्न है दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी? तो इसका सही उत्तर होगा दो स्वरों के आपस में मिलने पर स्वर संधि होगी। पांचवा प्रश्न है आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। तो आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का अर्थ है दुगना लाभ होना या दोहरा लाभ होना। छठा प्रश्न है हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास देहाती दुनिया को माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 है अपना रीतिकाल की दो विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। पहली हम लिख सकते हैं श्रृंगार रस की प्रधानता। इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। दूसरी विशेषता लिख सकते हैं हम वीर रस की प्रधानता। श्रृंगार रस के अलावा वीर रस की भी इस काल में प्रधानता थी। भूषण वीर रस के प्रमुख कवि थे। अथवा नई कविता के दो कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो नई कविता के दो कवि एवं उनकी रचनाएं भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचना है सन्नाटा। दुष्यंत कुमार, इनकी रचना है सूर्य का स्वागत। नरेश मेहता, इनकी रचना है उत्सव। अगला प्रश्न है अपना 7वां सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। दो रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष। तो प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं दो रचनाएं सूरसागर सूरसारावली। भाव पक्ष लिख सकते हैं हम सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है, इनका प्रमुख रस वात्सल्य है। कला पक्ष लिख सकते हैं सूरदास ने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, सूरदास जी ने गेय पद शैली को अपनाया है। उत्तर क्रमांक 7 का अथवा तुलसीदास जी का भी हम लिख सकते हैं दो रचनाएं रामचरितमानस विनय पत्रिका। गीतावली दोहावली कवितावली कृष्ण गीतावली। भाव पक्ष लिख सकते हैं तुलसीदास ने अपने काव्य में भगवान श्री राम की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है, इनका प्रमुख रस शांत है। कला पक्ष तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में ब्रज एवं अवधी भाषाओं का प्रयोग किया है, इन्होंने अपने काव्य में दोहा चौपाई सवैया सोरठा आदि छंदों का सुंदर प्रयोग किया है। प्रश्न क्रमांक 8 है अपना कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? अथवा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की दो विशेषताएं लिखी। तो प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हम लिख सकते हैं गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गुड़ में लिप्त चींटियों के और हरिल पक्षी की लकड़ी के उदाहरणों द्वारा अभिव्यक्त किया है। वे जागते सोते या स्वप्न में कृष्ण का नाम जपती हैं, वे श्री कृष्ण से एक निष्ठ भाव से प्रेम करती हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा का उत्तर श्री राम के स्वभाव की दो विशेषताएं। श्री राम का स्वभाव शांत गंभीर तथा विनम्र है। दूसरी विशेषता है
वे बड़ों का सम्मान करते हैं, उनमें शालीनता का भाव है। प्रश्न क्रमांक 9 है अपना, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, अथवा लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, कोई दो विशेषताएं लिखी हैं। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा चंचल मन वाले लोगों को देने की बात कही है, जिनका मन कभी कहीं और कभी कहीं रहता हो। उन्हें योग की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे उनकी चंचलता समाप्त हो सके। गोपियाँ कहती हैं कि हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में एकनिष्ठ है, वह चंचल नहीं है। प्रश्न क्रमांक 9 के अथवा का उत्तर है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। पहला, वीर योद्धा धैर्यवान होते हैं। दूसरी विशेषता बताई, वीर योद्धा अपनी वीरता के बारे में अपने मुँह से नहीं बताते हैं। तीसरी विशेषता, वीर योद्धा किसी को अपशब्द नहीं कहते हैं। चौथी, वीर योद्धा युद्ध के मैदान में वीरतापूर्ण कार्य करके दिखाते हैं। और पांचवी, वीर योद्धा क्षोभ से रहित होते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए, अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर है, प्रबंध काव्य वह काव्य रचना जो कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में भली प्रकार से बंधी हो, प्रबंध काव्य कहलाती है। प्रबंध काव्य के भेद, प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक गीत। प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा है, हास्यरस की परिभाषा उदाहरण सहित। तो इसका उत्तर है, हास्यरस किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर पाठक, श्रोता या दर्शक के मन में हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे हास्यरस कहते हैं। उदाहरण, मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। प्रश्न क्रमांक 11 है अपना, महाकाव्य और खंड काव्य में कोई दो अंतर लिखिए। तो महाकाव्य और खंड काव्य में दो अंतर। पहला अंतर, महाकाव्य बड़ा होता है, खंड काव्य छोटा होता है। महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है, खंड काव्य में पात्रों की संख्या कम होती है। दूसरा अंतर हो जाएगा। तीसरा अगर हम लिखना चाहें तो महाकाव्य में 8 या इससे अधिक सर्ग होते हैं, खंड काव्य में 1 सर्ग होता है। अथवा वाला प्रश्न था, चौपाई छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। चौपाई सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु होते हैं। उदाहरण, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। इसके अलावा और भी उदाहरण है इसके, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। अगला प्रश्न है अपना 12वां, रिपोर्तार्ज किसे कहते हैं? किसी एक रिपोर्तार्ज का नाम उसके लेखक सहित लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर देख रहे हैं हम। रिपोर्तार्ज किसे कहते हैं? एक रिपोर्तार्ज और उसके लेखक का नाम। रिपोर्तार्ज मूल रूप से फ्रेंच भाषा का शब्द है। रिपोर्तार्ज शब्द का अभिप्राय है रोचक और भावात्मक चित्रण, हाल ही में घटी घटना तथा लेखक के द्वारा प्रत्यक्ष देखी गई घटनाओं का अंतरंग अनुभव के साथ किया गया वर्णन रिपोर्तार्ज कहलाता है। एक रिपोर्तार्ज और उसके लेखक। युद्ध यात्रा, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा है, जीवनी और आत्मकथा में कोई दो अंतर लिखिए। तो पहला अंतर, जीवनी अन्य लेखक के द्वारा लिखी जाती है, आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। दूसरा अंतर हो जाएगा, जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है। रामवृक्ष बेनीपुरी का देख लेते हैं हम। 2 रचनाएं, लाल तारा, चिता के फूल,
पतितों के देश में माटी की मूर्तें। भाषा शैली, भाषा शैली में हम लिख सकते हैं कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी की भाषा सरल, सुबोध एवं प्रभा में है। इन्होंने अपनी रचनाओं में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से इनकी भाषा सुंदरता बढ़ गई है। शैली में हम लिख सकते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, आलोचनात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया है। आपकी रचनाओं में विचारों की गंभीर अभिव्यक्ति तथा चिंतन के लिए ओजपूर्ण अलंकृत भाषा शैली का प्रयोग होने के कारण उपदेशात्मकता ज़्यादा प्रखर हो उठी है। आपने अपनी रचनाओं के अनुरूप शैली का प्रयोग बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। प्रश्न क्रमांक 14 है, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? अथवा बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? तो दोनों प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 और उसका अथवा। तो प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर है, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना भरी हुई है। भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुए है। बच्चों के अंदर देश प्रेम और देशभक्ति का जज्बा है। प्रश्न क्रमांक 15 है अपना, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कैप्टन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परम भक्त था। वह चौराहे पर लगी मूर्ति पर चश्मा न देखकर आहत था। वह चश्मा बेचने का काम करता था। वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था। किसी ग्राहक को चश्मा पसंद आ जाता था मूर्ति वाला, तो चश्मे वाला उसे बेचकर उसकी जगह दूसरा चश्मा लगा देता था। इसी कारण चश्मा बार बार बदल देता था। प्रश्न क्रमांक 16 है अपना, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो बात लोगों से सुनी गई हो। कम खर्च करने वाला अथवा में आया था। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। आग में घी डालना, इसका अर्थ होगा क्रोध को और अधिक बढ़ाना। वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, रमेश को पुरानी बात याद दिलाकर मोहन ने आग में घी डालने का काम किया। चार चांद लगाना, चार गुनी शोभा बढ़ा देना। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर मोर पंख लगने से उनकी शोभा में चार चांद लग गए हैं। वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17 है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? लिखिए। अथवा बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो खेलने में बच्चों की स्वाभाविक रुचि होती है। यदि उसे अपनी उम्र के बच्चे खेलते मिल जाए तो वह सब कुछ भूलकर खेल में रम जाता है। यही कारण है कि जो भोलानाथ अपने पिताजी की गोद में सिसक रहा था, जब वह अपने साथी बच्चों को खेलता देखता है तो उसका मन खेलने को लालायित होता है। वह सिसकना भूलकर खेलने लग जाता है। आठवां वाला प्रश्न था अपना, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? तो बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। बच्चे अपने माता पिता के साथ खेलकर अपनी प्रेम भावना को प्रकट करते हैं। दूसरा, माता पिता के साथ घूमने जाकर, गीत गाकर, पास में सोकर आदि के द्वारा भी वे अपना प्रेम अभिव्यक्त करते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। ये 3 नंबर का प्रश्न था। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, या दृढ़ करी पकड़ी। संदर्भ में पाठ का नाम और कवि का नाम लिखना रहता है। तो यह काव्यांश सूर्य के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि या रचनाकार सूरदास जी हैं। फिर इसका प्रसंग लिखना था, उसके बाद में इसकी व्याख्या
और अंत में विशेष। अथवा वाला था नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई केऊ एक दास तुम्हारा। तो यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद वाले पाठ से है। इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। प्रसंग और व्याख्या और विशेष और लिखना रहता था इसमें। प्रश्न क्रमांक 19 है अपना, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। तो यह नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया है। इसके लेखक स्वयं प्रकाश हैं। प्रसंग और व्याख्या आप लिख ही सकते हो। अथवा में वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा का उत्तर हम देख सकते हैं यहाँ पर। संदर्भ आ जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पाठ बाल गोविंद भगत से लिया गया है। इसके लेखक रामलक्ष्मण बेनीपुरी हैं। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश में बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा को प्रकट किया गया है। बाल गोविंद भगत की कबीर पर अटूट श्रद्धा थी। व्याख्या आप अपनी भाषा में लिख ही सकते हैं। विशेष में यहाँ पर भाषा सहज सरल एवं बोधगम्य है। भगत की कबीर के प्रति श्रद्धा प्रकट की गई है। चित्रात्मक शैली का प्रयोग है। प्रश्न क्रमांक 20, धूम्रपान को रोकने के लिए उसकी हानियाँ बताते हुए एक विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए। अथवा परोपकार का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। प्रश्न क्रमांक 21 है अपना, निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मनमोहिनी प्रकृति के जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है, जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। और इसमें पहला प्रश्न पूछा है, रत्नेश शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। समुद्र, धनराज, दो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। उपयुक्त पंक्तियों में किस देश की बात हो रही है? तो उपयुक्त पंक्तियों में भारत देश की बात हो रही है। हिमालय हमारे भारत देश में है। हिमालय शब्द की संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। तो हिमालय शब्द की संधि विच्छेद होगी हिमधन आले। संधि का नाम भी लिखना है। तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। अथवा वाला था, लोग कहते हैं कि मेरा जीवन नाशवान है, मुझे एक बार पढ़कर लोग फेंक देते हैं। इसको पढ़कर अपठित गद्यांश के उत्तर आपको लिखने थे। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका उचित शीर्षक हम लिख सकते हैं जीवन और उपकार। अखबार क्या क्या लाभ पहुंचाता है? तो इसका उत्तर आपको पैसेज में मिल जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। सारांश हमेशा जो अपठित गद्यांश रहता है उसका 1/3 लिखना रहता है। कम से कम 3 या 4 वाक्य जो अपठित गद्यांश में दे रखे हैं उसी में से आपको लिखना रहता है अपनी भाषा में। प्रश्न क्रमांक 22 है अपना, अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो बलराम एजुकेशन सेंटर चैनल पर आवेदन पत्र डले हुए हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्र वाली भी आवेदन पत्र हमारे चैनल पर डली हुई है, उसमें से आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं आती है तो, आती है तो बहुत अच्छी बात है। प्रश्न क्रमांक 23 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। तो 5 निबंध दे रखे हैं यहाँ पर। विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व, प्रदूषण नियंत्रण कारण एवं निदान, शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता, पुस्तकालय का महत्व, मेरी स्मरणीय यात्रा। तो आपने इसमें से एक निबंध रूपरेखा सहित लिखा ही होगा। हमारे चैनल पर भी प्रदूषण नियंत्रण कारण एवं निदान अर्थात पर्यावरण प्रदूषण वाला निबंध डला हुआ है। तो प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज हमने त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय हिंदी का संपूर्ण हल देखा। वीडियो को
अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप बलराम एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।